नमस्कार। ये है हिंदी साहित्य का पेपर सेकंड टेस्ट के लिए क्लास 12th। इसमें हम रिक्त स्थान वाले प्रश्न, अति लघुतरात्मक प्रश्न और लघुतरात्मक प्रश्न देखेंगे जो आपके कंप्लीट सिलेबस को कवर करते हैं। तो आइए देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके बोर्ड एग्जाम्स में भी काम आएंगे, हाफ ईयरली में भी काम आएंगे और सेकेंड थर्ड टेस्ट में भी काम आएंगे। तो पहला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, जिस रचना को पढ़कर के पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाए उसे कहते हैं। तो ये जो काव्य गुण है उसमें से आपको एक गुण बताना है, ये कौन सा गुण है। तो इसका आंसर होगा माधुर्य गुण। देखिए दोस्तों, इसमें एक्चुअली होता क्या है कि जो काव्य के गुण है ना, काव्य के गुण क्या करते हैं कि काव्य को उसका जो रस होता है काव्य में, उस रसास्वादन को बढ़ाते हैं, रस के आनंद को बढ़ा देते हैं। तो ये 3 प्रकार के गुण माने गए हैं, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। तो जो माधुर्य गुण होता है उसमें जैसे ही हम किसी रचना को पढ़ते हैं तो पढ़ते ही पाठक का चित्त आनंद से द्रवीभूत हो जाता है, उसमें माधुर्य गुण होता है। तो इसलिए इसका सही आंसर होगा माधुर्य गुण। प्रसाद गुण और ओज गुण को भी हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है दूसरा, सोरठा दोहे का होता है। तो सोरठा जो है वो दोहे का क्या होता है? सोरठा दोहे का उल्टा होता है। दोहा ना, जैसे 2 पंक्ति का दोहा होता है, तो दोहे की जो विशेषताएं होती है वो सोरठे में बिल्कुल विपरीत हो जाती है। सोरठा एक्चुअली इसमें जो सोरठा है ना, ये एक प्रकार का मात्रिक छंद है और इसे अर्धमात्रिक छंद कहते हैं। अर्धमात्रिक का मतलब ये होता है कि जिसमें पहली और तीसरी पंक्ति और दूसरी और चौथी, या फिर यूँ कह सकते हैं कि विषम पद और सम पद। तो विषम पदों में मात्राओं की संख्या 11 होती है और जो सम पद होते हैं है ना, उसमें 13 होती है। मतलब उसके चारों पदों में मात्राओं की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन 2 में, पहले और तीसरे में सेम होती है और दूसरे और चौथे में सेम होती है, इसलिए इसे अर्ध सम मात्रिक छंद कहते हैं। और बाकी क्या होता है कि जो इसका जो पहला और जो तीसरा पद होता है उसमें अंत में एक लघु होता है और एक गुरु होता है। आपको अगर समझ में नहीं आया हो तो इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, नेक्स्ट जब अलग से पढ़ेंगे, छंद जब पढ़ेंगे तो हम इसमें दोहा, सोरठा, गीतिका, हरिगीतिका, सारे सब कुछ जो है वो छंद इसके पढ़ेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अनुप्रास अलंकार में किसी वर्ण की क्या होती है। तो दोस्तों बिल्कुल सिंपल सा है कि जो अनुप्रास अलंकार होता है उसमें वर्ण की आवृत्ति होती है। किसी भी वर्ण की जब आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो वो अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण के लिए आप जैसे देख सकते हैं कि जैसे मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो मधुर मधुर मुस्कान मनोहर, तो अभी देखिए म वर्ण की बार बार आवृत्ति हो रही है। आवृत्ति का मतलब ये बार बार आना किसी वर्ण का। खूब सारे ऐसे उदाहरण, जैसे चाचा ने चाची को, चांदनी चौक में, चम्मच से चटनी चटाई, तो इसमें जैसे च वर्ण की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरीके से जब किसी वर्ण की आवृत्ति होती है तो वहाँ पर जो वो अनुप्रास अलंकार होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, उपमा अलंकार के अंग होते हैं। उपमा के कितने अंग होते हैं? तो दोस्तों उपमा के जो ना, उपमा जो अलंकार है उसके 4 अंग होते हैं। एक होता है उपमेय, दूसरा होता है उपमान, तीसरा होता है साधारण धर्म और चौथा होता है वाचक शब्द। एक बार वापस, उपमेय है ना, उपमेय और उपमान, और एक होता है साधारण धर्म और एक होता है वाचक शब्द। ये डिटेल में हम जब अलंकार पढ़ेंगे उस समय हम कंप्लीट इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। नेक्स्ट जो अपना प्रश्न है वो है 5वां। दोस्तों अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो नीचे हमारा जो ऐप है एजुकेशन राइज, उसका लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसे डाउनलोड कर लीजिए। वहाँ पर आप जाएंगे नीचे, सेकेंड टेस्ट का जो हमारा फोल्डर है उसमें आपको ये सारी की सारी PDF मिल जाएगी। सब्जेक्ट वाइज आप जो है वो हिस्ट्री की, पॉलिटिकल की, हिंदी साहित्य की, हिंदी कंपलसरी की, इंग्लिश की, ज्योग्राफी की, सबकी PDF आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट जो 5वां प्रश्न है वो ये है कि काव्य सौंदर्य का अपकर्ष करने वाले तत्व को क्या कहते हैं। तो काव्य सौंदर्य का अपकर्ष का मतलब होता है उसके सौंदर्य को घटाना, सौंदर्य को कम करना। तो अपकर्ष करने वाले जो तत्व होते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। दोस्तों काव्य के गुण होते हैं, उसी तरीके से काव्य के दोष होते हैं। काव्य के गुण काव्य सौंदर्य को बढ़ाते हैं, उसका उत्कर्ष करते हैं, और काव्य सौंदर्य को घटाने वाले, उसका अपकर्ष करने वाले जो होते हैं वो काव्य के दोष कहलाते हैं। और अलग अलग विद्वानों ने काव्य के अलग अलग दोष माने हैं, है ना। कई अलग अलग विद्वानों, जैसे श्रुति कटुत्व दोष है, च्युत संस्कृति दोष है, क्लिष्टत्व दोष है, ग्राम्यत्व दोष है, न्यून पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, कई सारे ऐसे दोष माने हैं, अश्लीलत्व दोष है। तो ये काव्य के दोष माने गए हैं और ये सारे के सारे काव्य के दोष हम आगे पढ़ेंगे।
और इसी तरीके से काव्य के गुण होते हैं। काव्य के 3 गुण माने गए हैं, मैंने पहले भी आपको बताया, जैसे माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण। नेक्स्ट है अगला, सवैया छंद के प्रमुखतः भेद माने गए हैं। तो सवैया जो छंद होता है, एक प्रकार का छंद है सवैया, और इसमें टोटल 11 भेद माने गए हैं, ठीक है ना। 11 की हम बात आगे करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, दोहा छंद में प्रथम और तृतीय चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है और दूसरे और चौथे चरण में मात्राओं की संख्या कितनी होती है। दोस्तों अभी हमने सोरठा देखा था। सोरठा क्या होता है, दोहे का बिल्कुल उल्टा होता है। सोरठे में जो विषम चरण होते हैं या फिर विषम जो पद होते हैं, विषम का मतलब पहला और तीसरा, तो पहले और तीसरे में 11-11 मात्राएं होती है, क्योंकि अर्धमात्रिक छंद है, और दोहा भी एक प्रकार से अर्धमात्रिक छंद है। तो ये दोहे में क्या होता है कि पहले और तीसरे में 13-13 मात्रा होती है, जबकि सोरठे में पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा होती है, बिल्कुल उसका उल्टा है। और दोहे में दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्रा होती है, जबकि सोरठे में दूसरे और चौथे में 13-13 मात्रा होती है। मतलब यहाँ जो आगे वाली मात्रा है वो सोरठे में पीछे चली जाती है, और यहाँ जो पीछे वाली मात्रा है वो सोरठे में आगे चली जाती है। इसके अलावा सोरठे में क्या होता है, जो विषम पद होते हैं, यानी विषम ने पहला और तीसरा, तो वहाँ पर अंत में गुरु और लघु होता है, और इसमें अंत में क्या होता है, लघु और गुरु होता है, ठीक है, ऐसा उसका उल्टा है। नेक्स्ट प्रश्न है, गुण के कारण रचना में मधुरता उत्पन्न होती है। कौन से गुण के कारण, तो माधुर्य गुण के कारण। अभी अभी हमने पहला प्रश्न भी देखा था कि किसी भी रचना को पढ़ते ही मन जो है वो, चित्त जो है वो आनंद से द्रवीभूत हो जाए, है ना, उसमें कौन सा गुण होता है, तो वहाँ माधुर्य गुण होता है। तो जिस रचना में मधुरता, आनंद आता हो, चित्त को अचित आनंद से द्रवीभूत हो जाए, चित्त में मधुरता उत्पन्न हो जाए, तो वहां पर माधुर्य गुण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारकों को कहते हैं। तो मुख्यार्थ में बाधा पहुंचाने वाले कारक काव्य दोष कहलाते हैं, और अलग अलग विद्वानों ने कई प्रकार के काव्य दोष माने हैं। कुछ पदत्व दोष होते हैं, कुछ शब्दगत दोष होते हैं, अर्थगत दोष होते हैं, ऐसे अलग अलग दोष माने हैं। और इन दोषों की व्याख्या हम आगे करेंगे। जैसे मैंने कहा, च्युत संस्कृति दोष है, न्यून पदत्व दोष है, अधिक पदत्व दोष है, अश्लीलत्व दोष है, ग्रामत्व दोष है, इस प्रकार कलिष्टत्व दोष है, कई सारे दोष होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, द्रुत विलंबित छंद के चारों चरण में वर्ण कितने होते हैं। द्रुत विलंबित जो छंद है ना, ये एक वर्णिक छंद है। दोस्तों छंद जो होते हैं वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, एक तो होता है मात्रिक छंद और एक होता है वर्णिक छंद। फिर इन दोनों को ही अलग अलग 3 भागों में विभाजित किया जाता है। जैसे मात्रिक छंद की अगर बात करें तो आ जाएगा सममात्रिक छंद, अर्ध सममात्रिक छंद और विषम मात्रिक छंद। इसी तरीके से वर्णिक छंद की अगर बात करें तो समवर्णिक छंद, अर्ध समवर्णिक छंद और विषम वर्णिक छंद। तो इस तरीके से टोटल 6 प्रकार के छंद होते हैं, और ये छंद वाला टॉपिक जब हम पढ़ेंगे तो इसमें हम जो है वो इसकी विस्तार से चर्चा करेंगे। वैसे मैं बता दूं कि आप अगर इस कंप्लीट जो है हिंदी साहित्य अगर आप पढ़ना चाहते हैं, जिसमें हम चैप्टर्स भी पढ़ेंगे, व्याकरण भी पढ़ेंगे, और कंप्लीट जो है वो आप अगर पढ़ना चाहते हैं, तो हमने एक कोर्स लॉन्च किया है, हमारे ऐप में आपको मिल जाएगा, हिंदी साहित्य का कोर्स है, आप उसे देख सकते हैं। जहाँ पर हमने आपके लिए ऑनलाइन टेस्ट की सुविधा भी रखी है, वहाँ पे आपको PDF मिल जाएगी, वहाँ पे हमारे वीडियो लेक्चर्स भी आपको मिलेंगे, और ये बहुत सारी चीज़ें आपको वहाँ पे मिल जाएगी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 20वां, उल्टा पिरामिड शैली की किन्हीं 2 विशेषताओं को बताइए। उल्टा पिरामिड शैली जो होती है, समाचार लेखन की ये शैली है, तो समाचार लेखन की उल्टा पिरामिड शैली की विशेषताएं बताइए। तो आप लिखेंगे कि उल्टा पिरामिड शैली की 2 विशेषताएं निम्न प्रकार हैं। पहला तो है कि सबसे पहले समाचार का सबसे महत्वपूर्ण तथ्य लिखा जाता है। उल्टा पिरामिड शैली में क्या होता है कि पहले जो महत्वपूर्ण तथ्य, इंपॉर्टेंट चीज़ें, वो पहले लिखी जाती है, और उसके बाद दूसरा लिखेंगे कि उसके बाद में घटते क्रम में अन्य तथ्यों और सूचनाओं को लिखा जाता है। तो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है उसको पहले, और उसके बाद में धीरे धीरे उसके महत्व के अनुसार, जिसका जैसा महत्व, तो घटते क्रम में जो है वो सूचना लिखी जाती है। नेक्स्ट प्रश्न है 22वां, समाचार लेखन और फीचर लेखन शैली को संक्षेप में समझाइए। देखिए समाचार लेखन क्या होता है, फीचर लेखन क्या होता है, आपका ये टॉपिक है हिंदी साहित्य का, विस्तार से हम इसका जो टॉपिक है उसमें पढ़ेंगे, इस प्रश्न को हम यहाँ पे देखेंगे। समाचार लेखन में तथ्यों की सूचना पर जोर दिया जाता है, जबकि फीचर लेखन में अपनी राय लेखक लिख सकता है। समाचार लेखन में अपनी राय नहीं दे सकता, उसे जो फैक्ट होता है, जो तथ्य होता है, वही लिखना होता है, लेकिन फीचर में लेखक अपनी राय भी जोड़ सकता है। समाचार लेखन के ठीक विपरीत फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। समाचार लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग होता है, जबकि फीचर लेखन में उल्टा पिरामिड शैली का प्रयोग नहीं होता। उल्टा पिरामिड शैली क्या होती है, अभी हमने देखा कि जो महत्वपूर्ण तथ्य होता है वो सबसे पहले लिखा जाता है, और उसके बाद में घटते क्रम में, महत्व के घटते क्रम के अनुसार चीज़ों को, तथ्यों को पेश किया जाता है।
फीचर की भाषा सरल, आकर्षक और मन पर प्रभाव डालने वाली होती है, जबकि समाचार लेखन में ऐसा नहीं होता है। समाचार में जो वास्तविकता होती है वही दिखानी होती है, जबकि फीचर में क्या होता है, भाषा सरल, आकर्षक और मन पर प्रभाव डालने वाली होती है। समाचारों में शब्दों की कोई अधिकतम सीमा नहीं होती है और 200 शब्दों से लेकर के 2000 शब्दों तक के फीचर जो है वो छप सकते हैं। तो फीचर में तो क्या होता है कि 250 से लेकर 2000 तक के शब्द हो सकते हैं, लेकिन समाचार में ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट अगला प्रश्न है दोस्तों 23वां, पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो आप यहाँ पे लिखेंगे कि पत्रकार जो है ना ये 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है पूर्णकालिक पत्रकार, दूसरे होते हैं अंशकालिक पत्रकार और तीसरे होते हैं फ्रीलांसर। ठीक है, तो पूर्णकालिक जो पत्रकार होते हैं वो किसी समाचार संगठन में, है ना, जैसे मान लीजिए टाइम्स ऑफ इंडिया है, द हिंदू है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, ये समाचार संगठन कहलाते हैं। तो इनमें काम करने वाला नियमित वेतनभोगी कर्मचारी जो होता है वो पूर्णकालिक पत्रकार कहलाता है और इन्हें मासिक वेतन जो है वो दिया जाता है। दूसरे प्रकार के जो पत्रकार होते हैं वो होते हैं अंशकालिक पत्रकार और इनको स्ट्रिंगर भी कहते हैं। यह किसी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, उन्हें कुछ समय काम करने के लिए एक निश्चित जो है वो मानदेय दिया जाता है और उसके बाद में जब उनका काम कंप्लीट हो जाता है तो फिर वो कहीं और दूसरी जगह काम करने के लिए चले जाते हैं। और अंतिम प्रकार के जो पत्रकार होते हैं उन्हें फ्रीलांसर कहते हैं और ये जो फ्रीलांसर पत्रकार हैं ये भुगतान के आधार पर अलग अलग अखबारों के लिए काम करते हैं। वो एक साथ कई अखबारों के लिए भी काम कर सकते हैं और वहाँ से वो भुगतान प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार ये 3 प्रकार के पत्रकार होते हैं। दोस्तों ये हिंदी साहित्य का हमने देखा इंपोर्टेंट पेपर था क्वेश्चन से, और इसी प्रकार के और वीडियोस आपको इसी कड़ी में मिलते रहेंगे। और कंप्लीट कोर्स अगर आप करना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अपने मित्रों के साथ शेयर करिए। बोर्ड एग्जाम्स तक हम लगातार आपके साथ रहेंगे। हम आपको टॉपिक भी पढ़ाते हैं, इसके अलावा हम आपके लिए मॉडल पेपर्स भी अवेलेबल कराते हैं और जो बेस्ट कॉपीज होती हैं वो भी हम आपको अवेलेबल कराते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय। लेकिन रात को 8:30 बजे हमारी लाइव क्लास ज्वाइन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू।